हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, विरोधी अक्सर ये आरोप लगाते रहे हैं कि ओवैसी और बीजेपी एक दूसरे के मददगार हैं, लेकिन हैदराबाद के चुनाव में बीजेपी ने ये भ्रम भी तोड़ दिया। हैदराबाद में बीजेपी पूरी ताकत के साथ ओवैसी के खिलाफ खड़ी है। सवाल ये, तो अगर ये पूरा सवाल है तो देखिए हमारी ये अगली रिपोर्ट। मेरे आने के पहले ये कहा गया कि गली के चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। ये इनको गली दिखती है, और अगर आपको दिखती है तो आपको दिखे। हम आपके भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, लेकिन जब संविधान की शपथ हिंदुस्तान के नाम पे लेने की बात आएगी तो हिंदुस्तान नाम बोलने में संकोच करेंगे। ये एमआईएम की असलियत को बताने का कार्य करता है। परसों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कल योगी आदित्यनाथ और आज अमित शाह का रोड शो। तो सवाल ये कि आखिर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने क्यों झोंक दी है पूरी ताकत? बीजेपी के लिए क्यों अहम है हैदराबाद का चुनाव? जिस तरह से ये रंग बिरंगी चूड़ियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इन दिनों हैदराबाद की सियासत ने भी नेशनल लेवल की राजनीति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यही कारण है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी हैदराबाद पहुंच रहे हैं कैंपेनिंग के लिए। लेकिन जीएचएमसी तो महज एक बहाना है और एक्चुअल जो टारगेट है बीजेपी का वो आने वाले विधानसभा चुनाव है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव को दरअसल 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी के पास 119 में से केवल 2 विधायक हैं। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी के सिर्फ 4 सांसद हैं, जबकि कुल सीटें हैं 17। बीजेपी हर हाल में ये सूरत बदलना चाहती है और इसकी शुरुआत ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव से करने की कोशिश है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम तकरीबन 24 विधानसभा सीट में फैला है। तेलंगाना की जीडीपी का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। अगर इस निगम पर बीजेपी का कब्जा हो जाता है तो राज्य में बीजेपी सत्ता के और करीब पहुंच जाएगी। एक और जहां ओवैसी ब्रदर्स तो दूसरी ओर बीजेपी लगातार यहां पर ध्रुवीकरण कर रही है और कहीं ना कहीं एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में लगातार जिस तरह से बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ा रही है, उसे जरूर कहा जा सकता है कि नगर निगम चुनाव के जरिए बीजेपी अपने आप को विधानसभा चुनाव में खुद को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है। बीजेपी हैदराबाद के रास्ते तेलंगाना पर भगवा परचम लहराने का सपना इसलिए भी देख रही है क्योंकि हाल ही में हुए दुब्बाक असेंबली सीट उपचुनाव के नतीजे उसकी उम्मीदों से कहीं बेहतर रहे हैं। यह न सिर्फ टीआरएस की लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीत गया, बल्कि पार्टी के वोट शेयर में भी करीब 3 गुने का उछाल आया। आंकड़ों की बात करें तो दुब्बाक सीट के उपचुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 13.75% से बढ़कर 38.5% हो गया। बीजेपी की महत्वाकांक्षा को इन आंकड़ों से बल मिला है। कुछ लोग हैं जो कि जीएचएमसी इलेक्शंस में अपने वोट देने वाले हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर हैदराबाद इस बार किसका। तो भाईजान, हैदराबाद किसका इस बार? एमआईएम का। अच्छा, जिस तरह से ये अब जो बीजेपी भी कोशिश कर रही है, क्या लग रहा है आपको? एमआईएम का है, एमआईएम का ही रहेगा हमेशा से। वो है बीजेपी की कोशिश है खाली कि आके जाना है बोल के। इस बार हैदराबाद किसका? एमआईएम का बहुत गुंडा राज चल रहा है। टीआरएस एमआईएम का, टीआरएस पूरा राज एमआईएम के हाथ में सौंप दी है होल सिटी को, और वो लोग पूरे दंगा फसाद करते हुए, और जो गवर्नमेंट स्कीम नीचे पब्लिक तक हमको आना चाहिए उसको एमआईएम वाले छीन ले रहे हैं। इसलिए हर पब्लिक में हर एक जगह चेंज के लिए बीजेपी को लाना चाह रहे हैं यहाँ पे पूरा हैदराबाद में। करीब 82 लाख की आबादी वाले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में 40% मुसलमान हैं। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी यहीं से लोकसभा के सांसद भी हैं। इसलिए बीजेपी ओवैसी से सीधी टक्कर लेकर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। रोहिंग्या, जिन्ना जैसे मुद्दे इसी रणनीति के हथियार हैं। What does OIC mean? Who is OIC? OIC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. आखिर क्या तकलीफ है, कौन सी बात है? इन्हों जीना है। अरे बाबू, अगर मैं बोलना शुरू करूं ना तो फिर याद रखो तुम बहुत परेशान हो जाओगे। अगर मैं मोदी को अगर अलकाबाद से नवाज दूं यहाँ पर तो सुबह तक आपकी
नींद हराम हो जाएगी, पेचिश हो जाएंगी पेट में। अपने बाप से जाके पूछ, तुम्हारा बाप मेरे को भाईजान पुकारता। हैदराबाद में अगर बीजेपी ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहती है तो इसका सीधा नुकसान केसीआर की पार्टी को होगा और यही बीजेपी का पूरा गेम प्लान है। ऐसे में बीजेपी की ये ध्रुवीकरण की राजनीति आखिर हैदराबाद के इस किले में कितनी सेंधमारी कर सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कुचला कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित, एबीपी न्यूज, हैदराबाद। अच्छा देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद हर तरफ एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा भी है और सियासी खौफ भी। क्या ओवैसी मुसलमानों के मसीहा हैं या फिर मुसीबत? क्या ओवैसी सिर्फ वोट कटवा हैं या देश की मुस्लिम राजनीति के नए सितारे? देश को एक राष्ट्रीय मुस्लिम पार्टी की क्या जरूरत है या उस सियासी सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है जिसने मुसलमानों को सियासी हाशिए पर ला पटका है? देखिए संवाददाता विजय विद्रोही की एक खास रिपोर्ट। तुम्हारे 15 साल में तुमने कितने नौकरियां दी बताओ आरजेडी वालों? नौकरी मिली तुमको आरजेडी? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि बीजेपी से बिहार को बचा लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीतती है। उधर बीजेपी जनता दल यू गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं 13 अन्य मंत्रियों के साथ। लेकिन हैरानी की बात है कि सेकुलर नीतीश के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो करते हैं। बीजेपी अपने 10 बड़े चेहरों को वहां प्रचार के लिए उतारती है। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का चुनावी वायदा किया जाता है। क्या इसे ओवैसी के सियासी विस्तार का डर समझा जाए? बंगाल में ममता बनर्जी ने ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए टीएमसी के दरवाजे खोल दिए हैं। इससे क्या संकेत मिलता है? कुल मिलाकर सवाल उठता है कि ओवैसी मसीहा है या मुसीबत? लड़ना तो है ना, लड़ना तो पड़ेगा, लड़ेंगे। बंगाल लड़ेंगे, यूपी तो लड़ेंगे 22 में, उसमें कोई पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। लड़ेंगे। महाराष्ट्र में भी तो है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रहा है। देखिए, मुसलमानों का मसीहा होना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हम उनको नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी समाज में मसीहा वो होता है जो समाज में कोई सुधार करता है। कह रहे उनका नाम ही है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों को का इत्तेहाद करने के लिए। तो आरएसएस क्या कह रही है? हिंदू इत्तेहाद की बात कर रही है। तो दोनों में क्या फर्क? दोनों एक दूसरे के पूरक है। इफ यू वोट फॉर ओवैसी हियर, ओवैसी becomes strong in Maharashtra, ओवैसी becomes strong in Bihar, ओवैसी becomes strong in a Muslim locality in Karnataka, ओवैसी will become strong in Uttar Pradesh। बीजेपी की नजर में ओवैसी की छवि एक रेडिकल मुस्लिम नेता की तरह है, यानी एक कट्टर मुस्लिम नेता। कांग्रेस और विपक्षी दलों का नजरिया भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर क्यों ओवैसी बिहार में 5 विधानसभा सीटें जीत गए? क्यों दूसरे राज्यों में भी वो जीत रहे हैं? क्यों मुसलमानों को एक कट्टर नेता पसंद आ रहा है या फिर मुसलमानों को उनकी पसंद का नेता मिल गया? बिहार में ओवैसी ने मायावती और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 1 सीट मिली थी और साथ में खड़े थे प्रकाश अंबेडकर। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी के साथ मिलकर स्थानीय निकाय के चुनाव लड़े। वहां उनकी पार्टी के 3 हिंदू मेयर हैं। एक स्थानीय चुनाव में तो ओवैसी ने वी भानुमति, एक हिंदू को टिकट दिया, जिन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार को हरा दिया। उत्तर प्रदेश में 2017 में स्थानीय निकाय के चुनाव में 78 सीटों पर लड़े और 31 जीत भी गए। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी स्थानीय निकाय के चुनाव में वो जीत का परचम लहरा चुके हैं। सवाल उठता है कि रेडिकल मुस्लिम नेता क्यों मुसलमानों की पसंद बनता जा रहा है? हर समुदाय अपने लिए बेहतरी चाह रहा है। अगर हम ये कहें कि मुसलमानों में भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती आ रही है जिसका ओवैसी साहब फायदा उठा रहे हैं,
तो ये एक हो सकता है किसी क्षेत्रों में ये चल रहा हो। ओवैसी के सियासी विस्तार के पीछे बीजेपी जैसी कथित रूप से कट्टरवादी हिंदू पार्टी है या कांग्रेस जैसी कथित रूप से सेकुलर पार्टी जो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रही है और मुसलमानों को लगता है कि कांग्रेस ने उसे हाशिए पर छोड़ दिया है। पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मंदिरों को गई तो क्या कांग्रेस पार्टी मस्जिद को नहीं जा सकती थी? ठीक है, मस्जिद को नहीं जा सकते थे तो क्या मदरसे को नहीं जा सकते थे? ठीक है, मदरसे को नहीं जा सकते थे तो क्या आप कोई दरगाह को नहीं जा सकते थे? ठीक है, दरगाह को नहीं गए किसी खानका को जा सकते थे। ठीक है, खानका को भी नहीं गए, किसी एक मुस्लिम आलिम दीन से मिलकर फोटो लेना था, मौलाना फोटो तो लेंगे। मंदिर मंदिर पूजा अर्चना कर रहे राहुल गांधी की ये तस्वीरें आपको याद होगी। खुद को जनेऊधारी हिंदू कहने के बयान भी आपको याद होंगे। आपको ये भी याद होगा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती रही थी, लेकिन बोलकर नहीं, बयान देकर नहीं। वो रुद्राक्ष की माला धारण करती थी, साधु संतों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती, तो अखबारों में ऐसी तस्वीरें छपवे इस पर पूरा जोर देती। अपने समय में उन्होंने वीर सावरकर ट्रस्ट को 11,000 रुपए का चंदा भी दिया था। विवेकानंद फाउंडेशन कुछ हिंदूवादियों ने बनाया तो उसका भी स्वागत किया था। लेकिन उनके जाने के बाद कांग्रेस बदल गई। राजीव गांधी ने पहले शाहबानों के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण किया और इसका विरोध हुआ तो राम मंदिर के ताले खोलकर हिंदू तुष्टीकरण की कोशिश की। इससे मुसलमान भ्रम में पड़ गए। इसका फायदा मुलायम सिंह यादव ने उठाया, जो मौलाना मुलायम हो गए। इसका फायदा लालू प्रसाद यादव ने MY समीकरण बनाकर उठाया। मुस्लिम यादव फैक्टर जीत का नया विजय फैक्टर साबित हुआ। अब कांग्रेस से भ्रमित, सपा बसपा राजद से ना उम्मीद मुसलमानों के बीच घुसपैठ करने के लिए ओवैसी को स्पेस दिखी, जिसका फायदा वो उठा रहे हैं। बड़ा सच तो ये है कि CAA और NRC जैसे मुद्दों पर जितना विरोध ओवैसी ने किया उतना कांग्रेस समेत किसी अन्य विपक्षी पार्टी ने नहीं किया। यही वजह है कि मुसलमानों का ओवैसी के प्रति एतबार बढ़ा है। What does Owaisi mean? Who is Owaisi? Owaisi is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. मेरे पीछे राजस्थान की विधानसभा है। राजस्थान में मुस्लिम आबादी करीब 9% है। राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उनके 22 मंत्री हैं मंत्रिमंडल में, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही मुसलमान है। बाकी राज्यों के भी कमोबेश यही हाल है। भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जहां कुल मिलाकर देश की 80% मुस्लिम आबादी रहती है। इन राज्यों में मंत्रियों की संख्या कुल मिलाकर 281 है, लेकिन सिर्फ 16 मंत्री ही मुसलमान हैं, यानी 5.7%। वैसे देश के अलग अलग राज्यों के मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर 599 मंत्री हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 22 ही मुसलमान हैं। देश के कुल 3,976 विधायकों में से सिर्फ 233 ही मुसलमान हैं। बीजेपी की गुजरात, असम, कर्नाटक और बिहार में सरकार है, लेकिन एक भी मंत्री मुसलमान नहीं है। यूपी में 54 मंत्री हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक मुस्लिम मंत्री है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में मोहसिन रजा, लेकिन वो भी MLA नहीं MLC है। देश में मुस्लिम आबादी करीब 15% है, यानी 19 करोड़ 50 लाख। अगर इतना बड़ा तबका ये समझता है कि वो हाशिए पर चला गया है या उसे जानबूझकर हाशिए पर धकेला जा रहा है, तो ये अच्छे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। भारत में लोकसभा की 68 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। इनमें से 29 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से भी ज्यादा है, जबकि 19 सीटों पर आबादी 30 से 40% के बीच है। लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 67 सीटों में से 39 पर जीत हासिल की, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ उसे 18 सीटें मिली थी। साफ है कि पिछले 10 सालों में देश में तेजी से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ा है, जो बीजेपी के पक्ष में गया है। यानी मुस्लिम बहुल सीटों में भी मुसलमानों की पॉलिटिकल स्पेस सिमटती जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिल भारतीय मुस्लिम पार्टी बनाने का समय आ गया है? अगर हाँ, तो क्या उसकी अगुवाई ओवैसी करने की क्षमता, संगठन और ताकत रखते हैं?
बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। अरे तुम नरेंद्र मोदी को बुला के कैंपेन करो, चलो पुराने शहर में देखिए क्या होगा। बुलाओ वजीर आजम को, बुलाओ और कैंपेन कराओ, बताएंगे तुम।